हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड प्रॉपर्शन। आपको पता है हमने प्रॉपर्शन रेशियो जो था वो हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद हमने प्रॉपर्शन के कुछ टाइप्स भी पढ़े थे और प्रॉपर्शन को हमने इजीली तरीके से उसकी डेफिनेशन और उसके सम्स और प्रॉपर्शन होती क्या है, दो रेशियोज की इक्वलिटी होती है, उसी को हम एक अलग से नाम दे देते हैं, जिसका क्या नाम होता है वो होता है हमारा प्रॉपर्शन। तो ये समझ लीजिए कि रेशियो भी हमारा क्लियर हो गया था और प्रॉपर्शन आधा क्लियर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके हमने प्रॉपर्शन तो समझ लिया था और दो टाइप्स भी उसके देख लिए थे। कौन से वाले? डायरेक्ट प्रॉपर्शन और इनडायरेक्ट प्रॉपर्शन। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के से ही रिलेटेड होगा। अगर वो आप दो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए, उनमें से कोई भी आपकी जो चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आई और वो आपकी मिसिंग है, तो वो आपको ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड ही उसी से है। हम बार बार आपको एक टॉपिक के पिछले वाले टॉपिक की याद ही इसीलिए दिलाते हैं ताकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक ही चैप्टर में दिए गए हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसीलिए हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं देते रहते हैं और रिपीट करवा देते हैं। अब मैं आपको फिर से डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट प्रॉपर्शन की डेफिनेशन याद करवाऊंगा। जो डायरेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? जब भी दो चीज़ों की एक चीज़ इंक्रीज हो जाए और दूसरी ऑटोमेटिकली वो कहे ये इंक्रीज है, मैं क्यों खामोश खड़ी हूँ, मैं क्यों डिक्रीज हो जाऊँ भाई, वो भी इंक्रीज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्शन। और इसी मुकाबले और भी किस्से में जहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रॉपर्शन मिल सकती है, वो क्या है? वो अगर एक चीज़ डिक्रीज कर दे यानी कम हो जाए तो दूसरी कहे मैं भी कम हो जाऊँ, मैं क्यों बढ़ी हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है, ये वो भी कम हो जाए, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट प्रॉपर्शन। अब ये मसला ये आ जाता है कि अगर एक चीज़ डिक्रीज कर दी है दूसरी भी डिक्रीज करती है, उसी को तो हम डायरेक्ट कहते हैं। और अगर एक चीज़ इंक्रीज करती है दूसरी भी इंक्रीज करती है, उसी को भी हम डायरेक्ट कहते हैं। अब ये मसला आ रहा है, अगर एक चीज़ इंक्रीज करे और दूसरी डिक्रीज करे, उसको हम क्या नाम दें? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई कि अब हम इसको क्या नाम दें। तो वो उसको हम क्या देते रहे? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, याद है? हमने इन्वर्स का पूरा मेथड, कैसे इन्वर्स के एरोज को या उनके वैल्यूज को कैसे मिलाते हैं और क्या क्या फार्मूला था, वो हमने ये क्लियर कर लिया था। अब आप जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। यानी कंपाउंड की माना ये है, यानी मीनिंग ये है कि दो हमें ऐसी प्रॉपर्शन दी जाएगी जिसमें डायरेक्ट प्रॉपर्शन भी होगा और इनडायरेक्ट इन्वर्स प्रॉपर्शन भी दिया जाएगा। अब हमने जो पहले देख लिया था वो क्या थी? वो हमारी थी सिंपल प्रॉपर्शन। वो हमारी क्या थी? सिंपल प्रॉपर्शन। और सिंपल प्रॉपर्शन के दो टाइप थे, क्या थे? डायरेक्ट और इनवर्स। अब आपको ये बात अगर डायरेक्ट आपका क्लियर है तो मैं इसको क्लिक कर दूं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। मुझे अपनी मेहनत पे फोकस है कि जिस तरह मुझे समझ आया था पहली मरतबा मैंने मेहनत की थी, मैंने किसी से पूछा था 2-3 मरतबा, तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये 3-4 मरतबा लेक्चर डायरेक्ट प्रॉपर्शन का देखा होगा और आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो हमने देखा था वो क्या था? इन्वर्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक आया था, कल ही आया था, मुझे याद है। वो भी आपने अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख जाके हमारे ग्रुप की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके देख लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है मैथमेटिक्स ANB, उसमें जाके ज़रूर सर्च करके देख लीजिए। और उसमें अगर आपने ये दो टॉपिक्स मिसिंग किए हैं तो आपको कंपाउंड प्रॉपर्शन आएगी नहीं, क्योंकि जैसे होता है ना, एक माँ ही नहीं होती तो बच्चा कैसे आएगा। तो इसी तरीके से जब अगर ये दोनों चीज़ें ही आपकी क्लियर नहीं होगी तो वो तो एक मिक्स है, वो तो इन दोनों की मिक्स है। अगर आपको सिंपल ही नहीं आ रहा है तो वो तो इन दोनों चीज़ों की मिक्स है, वो आपको कैसे समझ में आ रही होगी। तो अभी हम ये हमारा क्लियर है, इसी को हम रिमूव कर देते हैं। और इसके जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा डिफिकल्ट टॉपिक है, जिसमें हमें जब भी टू रेशियोज दिए गए थे उसको हम क्या कहते थे? सिंपल प्रॉपर्शन। अब हमें समटाइम्स हमें क्या मिलता है? 3 और मोर रेशियोज दिए जाते हैं, यानी 3 रेशियोज दिए जाते हैं या फिर 4 रेशियोज दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपाउंड प्रॉपर्शन है। कंपाउंड की माना क्या है? यानी मिक्स। अब अगर मिक्स और क्या? मिक्स प्रॉपर्शन। तो मिक्स प्रॉपर्शन है तो मिक्स क्या? मिक्स भाई, क्या हमने पानी में शक्कर डाल दिया? ये मिक्स प्रॉपर्शन। इसको आप इसको आसानी से समझ लो कि ये मिक्स तो हो गया। क्या मिक्स हो गया? ये हमारा हो गया इन्वर्स और डायरेक्ट प्रॉपर्शन का मिक्स। इन्वर्स
और डायरेक्ट मिक्स, जब भी इन्वर्स और डायरेक्ट मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक कंपाउंड प्रॉपर्शन। चाहे वो हमें डायरेक्ट वो हमें उस जगह पे हमें 2 डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, यानी 3 जो रेशोज दिए जाएंगे, 3 रेशोज वो हमें दोनों ही डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, और जो 3 रेशोज जो हैं वो हमें इन्वर्स भी मिल सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, जब भी इन्वर्स और डायरेक्ट या 3 रेशोज दिए जाएंगे इन्वर्स या डायरेक्ट के, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, उसी को हम दे देते हैं कंपाउंड प्रॉपर्शन। और अगर आपको ये ऐसे कोई सम्स दिए जाएं या फिर किताब में या बुक्स में या एग्जाम में या कहीं पे भी आपको ये दे दिए जाएं, तो उम्मीद करता हूँ आप जो मैं आपको फार्मूला समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने ये दोनों देख लिए ना तो ये तो बस ऐसे ही चुटकी में आप कर जाओगे, क्योंकि सारा दारोमदार इसका था। इस दोनों का फार्मूला आपको समझ में आ गया है, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इनको आप बस ऐसे पहचानोगे, ये इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, ऐसे एरो लगा के आप फटाफट से कर जाओगे। तो अब जो मैं फार्मूला या कोई कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ वो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको इन्वर्स और डायरेक्ट प्रॉपर्शन क्लियर है तो ये खुद ब खुद आपको आ जाएगी। अब हम ये क्लियर करेंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो वो आपको इंशाल्लाह आपको अब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर हमारे पास 8 मैन हैं, मतलब 8 आदमी है, जो हमारे 8 गेस्ट आए हुए हैं, हमने किसी को उसको इनविटेशन दिया है और वो आए हैं। हमारे गेस्ट कितने हैं? 8 गेस्ट हैं, और हमने कितने केजी जो है उनके लिए बनवाए हैं राइस हमने चावल जो है वो कितने केजी बनाए हैं? वो हमने बनवाए हैं 3 केजी। वो हमने क्या बनवाए हैं? 3 केजी। और जो डेज हैं, यानी जो वो डेज हैं, अगर हमारे पास 3 केजी है, हम कितने केजी लेकर आए हैं मार्केट से? 3 केजी। हमारे 8 आदमी आने वाले हैं, एक दिन 8 आदमी, दूसरे दिन, और 20 दिन तक हम देखते हैं कि 20 दिन तक हमारे जो हैं 3 किलो चावल मतलब कंज्यूम होते हैं, यानी इस्तेमाल हो जाते हैं। कि जब भी हमारे पास 8 आदमी जो है वो हमारे घर में हैं या हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं, और वो डेली आए हुए हैं, कब तक? जब तक 20 दिन नहीं हुए। तो मैं ऐसे आपको एक और आसान सा एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर हमारे घर में या किसी के भी घर में 8 आदमी हैं, उनका जो घर का जो मतलब चीफ है या जो बड़ा है, वो कितना केजी ला रहा है? 3 केजी राइस के ला रहा है, यानी चावल के ला रहा है। तो उसका वो कितने दिन तक चलता है? वो 20 दिन तक चलता है। अब उसके पास क्या हो गया? उसके पास कुछ अपने रिलेटिव्स आ गए, उसकी सिस्टर्स आ गई जो मैरिड थी, पहले उसके घर में नहीं थी, पहले जो 8 ही आदमी थे, अब वो आ गए, उसके बच्चे आ गए, या ऐसे मैं कहूँ कि कुछ गेस्ट आ गए। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है वो आदमी बढ़ गए। तो फिर हमारे क्या हो गए? 10 मैन हमारे पास हो गए, यानी जो एक सिस्टर आ गई, उसका बच्चा आ गया या उसका हस्बैंड आ गया, यानी कुल मिला के जो अब हमारे हाउस में थे या किसी के भी हाउस में थे, वो कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। और जो हम केजी, और जो हमारे केजी कितने लाए थे? हम 6 केजी लाए थे इस मरतबा, क्योंकि हमें पता था 2 आदमी तो बढ़ गए हैं, अभी तो हमें 3 केजी तो नहीं लाना पड़ेंगे। अगर हमें 20 दिन तक चावल या हमें इस जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल करना है तो हमें जाहिर बात है कुछ केजी ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो हमने क्या लाया? डबल लाया। पहले 3 केजी लाए थे, 20 दिन चलता था, हमारे आदमी कितने थे? 8। फिर हमने जब 2 आदमी और आ गए या गेस्ट आ गए या कोई भी आ गया किसी के भी घर में, तो 2 आदमी हो गए, तो कितने आ गए? 10 आदमी हो गए। फिर हमने क्या कहा कि भाई ऐसे कैसे, हम 3 ही केजी लाएं, फिर तो वो 20 दिन से कम आ जाएगा, और हमारी जिम्मेदारी हम बार बार कैसे लाएं? तो हम क्या करेंगे? हम डबल से ही ले आए। हम कहे हमें बार बार घर वाले जो है तंग ना करें, इसलिए हमने 6 केजी लाए। तो हमें दिन का पता नहीं कि भाई 2 जो हमारे आदमी हैं वो तो बढ़ गए हैं, और जो राइस केजी है वो डबल हो गए। अब जो हमारे दिन है वो कब तक चलेगा? हमें जो है वो तो पता होना चाहिए कि ये कब तक चलेगा, ताकि हम अगले जो मरहला है यानी जो अगले बार चावल लाने हैं तो वो तो हमें पता हो ना। तो इसीलिए अगर किसी को ये चीज़ मालूम करनी है तो वो ये इसी को हम क्या कहते हैं, जब भी हमें
दिए जाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या सिंपल प्रोपोर्शन कहते हैं। जब हमें 1 रेशो 2 रेशो और 3 रेशो दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब जो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही यूज करके यहाँ पे कंपाउंड सोल्व करूंगा। देखो कैसे, अगर हमारे पास, इसको हम फिलहाल छोड़ दो, इसको समझो ये हमारे पास है ही नहीं, इसके सामने जो है ये बुक रख दो, इसके सामने बुक रख दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे पास 3 किलो केजी है, मैं आपको आदमी नहीं बता रहा, सिर्फ ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास 3 किलो केजी है तो वो 20 दिन तक चलना है। अगर हमारे पास 6 किलो में लाया हूँ चावल, तो वो हमारे पास कितने दिन तक चलेंगे? जाहिर बात है, ये डबल हुआ है तो हमारे डेज भी डबल हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो जब भी एक चीज इंक्रीज करे उसके ऑटोमेटिकली दूसरी भी इंक्रीज करे, यानी ये बढ़ गई है तो ये भी कहेगी मैं क्यों चुप हूँ। जब इसने केजी भी डबल लाया है, राइस चावल भी डबल लाया है, तो ये क्यों खामोश रहेगा? ये भी डबल हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगा। तो एक चीज इंक्रीज कर दूसरी भी इंक्रीज कर, तो मैंने आपको क्या बताया था, उसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन सा फार्मूला यूज होते हैं? एक्सट्रीम को कैसे यूज करते हैं? ऐसे यूज करते हैं। अब हम ये ऐसे एक्सट्रीम बनाएंगे। अब जो हमें 3 को मल्टीप्लाई किससे करानी है? x से, उसको मैं, या फिर फिलहाल दूसरा जो एरो है उसको भी बना के फिर मैं सारा फार्मूला उतारूंगा। अब आप जो है राइस को अभी आप छोड़ दें, ये समझो है ही नहीं। अब आप देखो 8 महीने तो 20 दिन तक वो क्या चीज़ है, उसको फिलहाल ये बीच वाले को बस रिमूव कर दो या फिर छोड़ दो कि कहो ये है ही नहीं। फिर आप कहो कि 8 जो आदमी है वो 20 दिन तक कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 आदमी है तो वो कितने दिन तक कुछ चीज़ को कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर बात है, अगर हमारे पास साबुन हो, वो हम कहें कि 8 जो आदमी है वो 20 दिन तक चला रहे हैं, तो जब 10 आदमी आ जाएंगे तो साबुन जो है वो ज़्यादा बार जो है आदमी बढ़ गए हैं तो साबुन ज़्यादा उगलना शुरू हो जाएगा, यानी वाश करना शुरू हो जाएगा, तो वो ज़्यादा कम अरसे में ख़त्म हो जाएगा, यानी कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है हमारी, इसको आप खुद ही पहचान लो, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ ये क्या है। जब एक चीज़ इंक्रीज करती है, ये देखो मैन इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ 8 थे यहाँ 10 हो गए, और यहाँ पे देखो अगर कोई भी चीज़ आदमी बढ़ जाते हैं तो ये तो आपको चीज़ याद ही हो, अगर आदमी बढ़ जाए तो जो है डेज, उस चीज़ को देखो, वो जो डेज होंगे वो कम ही हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मजदूर थे, मैंने 5 मजदूर रखे, किसके लिए? एक घर बनवाने के लिए। कितने दिनों में? 10 दिनों में। फिर मैंने क्या कि छोरो भाई 60 मजदूर ले लो, मुझे घर जल्दी बनवाना है। तो जब मैं 2 मजदूर इंक्रीज कर रहा हूँ यानी बढ़ा रहा हूँ, तो डेज जो है वो जल्दी में बनेंगे, हमारा घर जो है वो जल्दी में बनेगा, यानी डेज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम इंक्रीज कह देते हैं। याद है डेफिनेशन, जब भी एक चीज़ इंक्रीज करे और दूसरी चीज़ का मैं क्यों खामोश हूँ, मैं भी डिक्रीज करूँ, तो वो दूसरी चीज़ डिक्रीज करे, उसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे भी यही चीज़ लागू हो रही है कि जब मेन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जब वो बढ़ रहे हैं ना, और उसी के मुकाबले में डेज जो है कम हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कह देते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, याद है बच्चों? 8 को हम किससे इंक्रीज वो कराएंगे? मल्टीप्लाई या रिएक्ट करवाएंगे, किससे करवाएंगे? 20 से। ये हमारा हो जाएगा 20 से। उसके बाद जो है 10 को हम किससे करवाएंगे? 10 को हमें करवाएंगे x से, क्योंकि यही इनडायरेक्ट का फार्मूला है। या फिर यही लिख लो कि ये जो एरोज बनाए हैं ये इनडायरेक्ट की साइन है, सिंबल है। जब भी कोई चीज़ इनडायरेक्ट होगी और इनवर्स होगी तो ऐसे एरोज बनाएंगे, बस ये रख लो कि यही साइन है। अगर हम इनडायरेक्ट का सम सॉल्व कराएं तो यही हमें साइन यूज करनी पड़ेगी, ऐसे ही एक्सट्रीम आर्बिट्स बनाने शुरू पड़ेंगे। तो पहले हमने किसको देखा था कि कौन सा डायरेक्ट है, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी लिखा है, आप यहाँ पे परेशान ना हो जाओ। अब आप देख लो, मैं राइट से यहाँ पे आई लिख लेता हूँ या डी लिख लेता हूँ, ये क्या हो गई? ये डायरेक्ट हो गई। अब आपको समझ में आएगी ये क्या है, ये इनवर्स है या इनडायरेक्ट है, ये हो गई। अब मैं जो है पहले मैंने किसको पहचाना था, या किसको हमने पहचाना था? राइस को। तो राइस को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? जो 3 राइस है उसको किससे मुझे एक्सट्रीम या मीन्स बनाना है? x से। तो मैं x से उसका क्या बनाता हूँ? एक्सट्रीम बनाता हूँ, ये रख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो गई x। अब जो है 6 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करानी है?
20 है तो उसकी मैं यहाँ पे ये ऐसे रख ले। अब जो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, 8 को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करानी है, और मुझे पता है कि 8 पे 20 और 6 जो है वो किस में पड़े हैं, वो मीन्स में पड़े हैं। तो मुझे जाहिर बात है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेरा 8 है वो भी मीन्स में आ जाए। तो उस मीन्स में आने के लिए मुझे यहाँ पे जो है, यहाँ पे या यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 8 लिख लूँगा। ये एक हो गया ऐसे। फिर मैं 10 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करानी है, x से, और x की किससे मल्टीप्लाई करानी है, 3 से। तो मैं देखूंगा कि x तो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, पर किस में हो रही है, मल्टीप्लाई में या एक्सट्रीम में। तो देखो किस में हो रही है, एक्सट्रीम में, बाहर है, आउटर साइड को मैंने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में क्या कहा था, एक्सट्रीम और मीन्स को पहचानना आपको बताया था। तो अब आप इसको पहचान रहे होंगे कि ये क्या है, एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम है तो मुझे 10 की मल्टीप्लाई किससे करानी है, x से। तो हम मुझे 10 को भी है जो एक्सट्रीम में रखना पड़ेगा। फिर मैं इसको ऐसे रख लूँगा। अब जो है, अब आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या हो गया। अब जो आपको बीच वाले हैं, मैंने कहा था बी और सी का जो वैल्यू होता है उसी को हम मीन्स कहते हैं, यानी बीच वाले जो होते हैं उसी को हम मीन्स कहते थे। यानी जो लावारिस होते हैं, जिनको चोरी होने की डर होता है, उसी को हम कह देते हैं मीन्स, यानी जो बीच वाले होते हैं। जो आउटर मोस्ट होते हैं, आउटर पार्ट होते हैं, उसी को हम कह देते हैं एक्सट्रीम। इसका आउटर पार्ट क्या है, x, और इसका क्या है, 3 और 10। तो इन दोनों से मैं कर दूंगा। अब जो बीच वाला है, 20 भी बीच वाला है, ये भी बीच वाला है, तो मैं कर दूंगा इससे। पहले तो मैं यहाँ पे इक्वल की साइन लगाऊंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम और मीन्स का हमेशा प्रोडक्ट सेम होता है। ये मैंने एक पॉइंट आपको बताई थी प्रोपोर्शन के डेफिनेशन में। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। तो ये इक्वल इसीलिए रखा है क्योंकि एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट हमेशा ही सेम होता है। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे करानी है, 10 से। हमें पता है कितना होगा, 30 ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए 3 0 0 रहेगा, 1 3 3। ये हो गया हमारा कितना, 30 हो गया, 30 हो गया। अगर आपको उर्दू कुछ अल्फाज उर्दू के समझ नहीं आ रहे तो मैं इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब हम यहाँ पे रख देंगे 30, क्योंकि और क्या है एक्सट्रीम में है ही x। तो x का तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो बस ऐसे ही x को ही रख देते हैं। ये हमारी हो गई x। उसके बाद जो हमारा मीन्स का प्रोडक्ट है उसको हम रख देते हैं, मीन्स के प्रोडक्ट को इक्वल के उस साइन रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो मीन्स का जो प्रोडक्ट मीन्स का, अब हम जो है मीन्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। ये देखो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, ये क्या हो गया, ये 6 8 कितना हो गया, ये हो गया 48। अब जो है हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 की जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 से। या फिर पहले आप जो है वो 20 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप 20 को 8 से कर लो, फिर आपको आसानी आएगी। ये लो, ये हमारा एक 0 उत्तर आएगा, क्योंकि 0 की